हे गाइस, मेरा नाम है फैजल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान जियोलॉजी ऐप के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन पैलेंटोलॉजी। होता क्या है कि आप चाहे इन्वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर माइक्रो पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हो, आपका कुछ ऐसी कॉमन टर्म्स है जिनसे सामना हमेशा होगा। या तो चाहे आप कोई फाइलम पढ़ रहे हो या फाइलम का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो या उस पर्टिकुलर फाइलम के किसी स्पेसिफिक फॉसिल का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है वो आपको हमेशा फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्जल, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, सीलिया, सेसाइल, वेजाइल, बेंथोस, एपिफोनल, इनफोनल, सेप्टा, सुचर, हिंजलाइन, कमीसर, बला बला, बहुत सारी और भी हैं। ठीक है, जब तक ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आप रटते रहोगे। अब कब कितना रटोगे? आपके इन्वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी में 8-10 फाइलम पढ़ना है, फिर आपको वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी में इतना कुछ पढ़ना है, फिर आपको माइक्रो पैलेंटोलॉजी में बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो कब तक रटोगे? तो वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, ज़रूरी है कि ये टर्मिनोलॉजी एक बार आप समझ लो और उसके बाद में इसको बार बार जब यूज़ करेंगे ना, तो अपने आप दिमाग में बैठता चला जाएगा विद कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, कन्फ्यूजन कैसा होगा? जब आप बहुत सारे चीज़ें रटना चालू करोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कैसे कि मान लो कि मैं ट्राइलोबाइट्स पढ़ा रहा हूँ और ट्राइलोबाइट्स में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि द पोस्टीरियर मोस्ट मार्जिन ऑफ द सेफ्लॉन विल बी द एंटीरियर मोस्ट मार्जिन ऑफ द थोरेक्स, और मैं ये बोल रहा हूँ कि पोस्टीरियर मोस्ट मार्जिन ऑफ द थोरेक्स विल बी द एंटीरियर मोस्ट मार्जिन ऑफ द पाइजिडियम। ठीक है, तो अब ये अगर आपके समझ में नहीं आ रखा होगा ना, तो आप इसको रटते चले जाओगे, है ना, और एक बार ऐसा है कि खुद ही कंफ्यूज होकर के इसको छोड़ दोगे, गिव अप कर दोगे। और पैलेंटोलॉजी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा ही होता है कि जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं तो उसको छोड़ देते हैं कि हटा यार, 2 नंबर नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और 2 नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं कई बार, है ना। जैसे ग्रेड एंड बॉडी प्लान का मैंने आपको लेक्चर दिया, उसमें मैंने आपको पहले बताया कि भाई एकाइनोडर्मेटा आर दी करेक्टराइज्ड बाय दी ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलमेट ग्रेड विद ओलिगोमेरस बॉडी प्लान। अब अगर इस पूरी लाइन का मीनिंग आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको कब तक याद करते रहोगे? अब जैसे आपने ग्रेड एंड बॉडी प्लान पढ़ लिया, आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग भी पता है, सिलमेट ग्रेड का भी मीनिंग पता है और ओलिगोमेरस बॉडी प्लान का भी मीनिंग पता है, तो जब उन चीज़ों का मीनिंग पता हो ना तो वो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही इनवर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी, वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी या माइक्रो पैलेंटोलॉजी, इन सब के लिए कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मिनरलोजी पढ़ते हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो, तो हर मिनरल के लिए ये सेम ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बस उनका कैरेक्टर चेंज होता रहता है। कलर पढ़ना है, स्ट्रिक पढ़ना है, लस्टर पढ़ना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़नी है, हार्डनेस पढ़नी है, सब कुछ वो ही है ना। जब तक क्लीवेज समझ में नहीं आएगा तो हर किसी मिनरल की क्लीवेज थोड़ी रटते फिरोगे। क्लीवेज समझ में तो आना चाहिए ना कि वो है क्या। तो ऐसे ही पैलेंटोलॉजी में भी है, तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, मज़ा भी आएगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलो देखते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने एंटीरियर और पोस्टीरियर लिखा है कि व्हाट आर द एंटीरियर एंड व्हाट इज द पोस्टीरियर। सिंपली अपन बोलते हैं कि फ्रंट पोर्शन ऑफ एनी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका फ्रंट पोर्शन जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटीरियर। और जो बैक पोर्शन जो है किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको अपन बोलते हैं उसका पोस्टीरियर। अब जनरली अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर में कंफ्यूज करते हैं कि मान लो कि जैसे मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूँ, तो ये मार्कर आपको ये दिख रहा है, तो इसका ये एंटीरियर और ये इसका बैक जो पोर्शन है इसका पोस्टीरियर है। तो इसको अपन थोड़ा सा और स्पेसिफिक करने के लिए अपन बोल देते हैं जिस तरफ माउथ लोकेटेड होता है वो आपका एंटीरियर पोर्शन है और जिस तरफ एनल अपर्चर होती है वो आपका पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरा वेंट्रल और डोर्जल। अब मान लो कि और चीज़ थोड़ा और समझने की कोशिश करो कि एक डॉगी का एग्जाम्पल है, ले देंगे मेरे पास, वो एग्जाम्पल वापस मैं बता देता हूँ कि ये अपने पास में डॉगी है। ठीक है, ये डॉगी है, यहाँ पे इसका मुंडा है और यहाँ पे इसका पूंछ है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे इसका माउथ लोकेटेड होगा ना वो इसका क्या है? एंटीरियर पोर्शन है, और जहाँ पे इसका एनल अपर्चर होगा वो इसका क्या है? पोस्टीरियर। ठीक है, अब कई बार जो स्टूडेंट है ना वो एंटीरियर, पोस्टीरियर प्लस वेंट्रल और डोर्जल में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करती हैं वो बाकी की 2 टर्म और हैं, ये एक वेंट्रल और एक आपका डोर्जल। वेंट्रल का सिंपल सा मीनिंग है टुवर्ड्स द स्टोमक, जिस तरफ स्टोमक है वो आपका क्या है? वेंट्रल साइड है, और टुवर्ड्स द बैक जो है वो आपका क्या है? डोर्जल साइड है। ठीक है, अब जैसे डॉगी है तो डॉगी का यहाँ पे क्या होगा? स्टोमक यहाँ कहीं होगा, तो टुवर्ड्स द स्टोमक की बात करेंगे तो ये इसकी वेंट्रल साइड होगी। ठीक है, और इसकी जब अपन डोर्जल साइड करेंगे तो ये आपकी टुवर्ड्स द बैक हो जाएगा। तो जो भी आपके टेट्रापिडल हैं जिनके अंदर 4 पेयर होते हैं जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास, तो उनमें आप देखेंगे कि वेंट्रल जो होगा वो हमेशा किधर की तरफ फेस कर रहा होगा? ग्राउंड की तरफ,
और जो उसकी डोर्सल साइड होगी ना वो किधर की तरफ फेस कर रही होगी, स्काई की तरफ। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए अपन बोलते हैं कि आपका वेंट्रल और डोर्सल साइड क्या होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होगा। तो एंटीरियर के लिए बोलेंगे तो ये ह्यूमन बीइंग का जो फ्रंट पोर्शन है ये सारा का सारा क्या है, एंटीरियर है, और बैक का जो पोर्शन है वो सारा का सारा पोस्टीरियर है। और टुवर्ड्स द स्टमक की बात करेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, वेंट्रल, और टुवर्ड्स द बैक की बात करेंगे तो वो हो जाएगा सारा का सारा आपका डोर्सल। अब जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी कैविटी है, ह्यूमन कैविटी है, इसके अंदर आपके सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या, जो ऑर्गन्स है, सॉफ्ट ऑर्गन्स जो इसके अंदर अटैच्ड है, वो कहाँ पे अटैच्ड हुए हैं, वो डोर्सल मार्जिन के ऊपर अटैच्ड। आप देखेंगे कि जितने भी अपने अंदर हार्ट, किडनीज, लंग्स, ये देखेंगे इंटेस्टाइन वगैरह, ये कहाँ पे अटैच्ड है, या अपनी जो बैकबोन है इसके साथ में अटैच्ड हो रखे हैं। तो अपन बोलेंगे डोर्जली अटैच्ड। तो डोर्जली अटैच्ड का मतलब होना चाहिए कि वो बैक पोर्शन है उसके साथ में अटैच्ड है ना। तो ये कई चीज़ अपन जब आगे जाके ब्रेकियोपोड में, प्लेसिपोड में, एकाइनोडर्मेटा में जब मैं ये बोलूँगा कि डोर्जली अटैच्ड सॉफ्ट ऑर्गन्स, तो वो वहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये है क्या। ठीक है ना। तो ये आई होप कि आपको वेंट्रल, डोर्जल, एंटीरियर, पोस्टीरियर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। इसके बाद में जो और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है वो नेक्टोन्स एंड प्लेक्टोन्स। सी, जब भी अपन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं या उनके फॉसिल्स को पढ़ते हैं तो उनकी इकोलॉजी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इकोलॉजी अपन अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक पैलियो इन्वायरमेंट को डेसिफर करने में कोई हेल्प नहीं होगी। अगर अपने को यही पता नहीं चल रहा है कि ऑर्गेनिज्म मेराइन था या फ्रेश वाटर था या आपका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म था, तब तक अपन उसकी जो पेलियो जियोग्राफिकल कंडीशंस, पेलियो क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है कि पेलियो इन्वायरमेंटल कंडीशंस को रिकंस्ट्रक्ट करना। टेम्परेचर कैसा था, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी थी, न्यूट्रिशनल कंडीशंस कैसी थी, सी वाटर था कि नहीं था, कितनी डेप्थ के ऊपर वाटर कॉलम था, उस वाटर कॉलम के फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, सैलिनिटी कैसी थी, टेम्परेचर कंडीशंस कैसे थे, न्यूट्रिशनल कंडीशंस कैसी थी, डिजोल्व्ड गैसेस का नेचर कैसा था, ओशन फ्लोर का नेचर कैसा था। इन सारी चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करके अपन क्या करते हैं, पेलियो इन्वायरमेंट को बताने की कोशिश करते हैं, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हिस्ट्री को डेसिफर करते हैं, प्रेजेंट को ऑब्जर्व करते हैं, और उन दोनों को मिला करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब तक अगर पेलियो इन्वायरमेंटल कंडीशन रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक किसी भी फॉसिल की स्टडी करने का कोई खास फायदा होता नहीं है। तो ये जब भी इकोलॉजी अपन पढ़ेंगे ना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी इकोलॉजी पढ़ेंगे तो मान लो कि आपके पास में कोई मेराइन ऑर्गेनिज्म है। अब मेराइन ऑर्गेनिज्म है तो या तो वो क्या कर रहा है, ये ओशन फ्लोर के ऊपर रह रहा होगा, या जो ओशनिक वाटर है उसके अंदर रह रहा होगा, या ओशनिक सरफेस जो है उसके ऊपर रह रहा होगा, या तो तैरता होगा, स्विम करता होगा, या सिर्फ वेव्स के साथ में फ्लोट करता होगा। तो जब एक्टिव स्विमर्स होते हैं, जब करंट्स आए या करंट्स के अगेंस्ट वो स्विम कर सके या करंट्स के साथ में स्विम कर सके, उनको आप क्या बोलते हैं, नेक्टोन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, नेक्टोन्स। और जो फ्लोट करते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लो कि एक रबड़ का टुकड़ा डाल दो पानी में और पानी को एक बार थोड़ा सा हिला के रख दो ऐसे, तो वो रबड़ का टुकड़ा हुआ कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, तो वो ड्रिफ्ट कर रहा है किसके साथ, वो जो वाटर वेव जनरेट हुए उसी के साथ में, तो उनको आप क्या बोलते हैं, प्लेक्टॉन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ये दोनों चीज़ें भी। इसके बाद में स्केलेटन की भी बात करते हैं, कई बार एंडो स्केलेटन बोलते हैं, कई बार एक्सो स्केलेटन बोलते हैं। जैसे अपन बोलेंगे कि जो एकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है वो आपका जो कोर्डेटा जो फाइलम है अपने से, मतलब वर्टिब्रेट वाला जो है, उनसे डिफरेंशिएट अपन किसके बेसिस पे करते हैं कि वो वो एक्सो स्केलेटन है और ये एंडो स्केलेटन है। या इसके अलावा कुछ और भी बात करते हैं कि उसका जो एंडो स्केलेटन है वो मसल्स को सपोर्ट करता है और वो सिर्फ मसल्स के साथ में अटैच करता है। तो कुछ डिफरेंशिएट करते हैं अपन एंडो स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन के बेसिस पे। तो यहाँ पे एंडो स्केलेटन का मतलब क्या है कि उसके जो बोनी पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है उसकी बॉडी का, जो या तो मसल्स को सपोर्ट करता है, सॉफ्ट ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, या फिर सिंपली अटैच्ड रहता है। ठीक है, तो हार्ड पार्ट को अपन स्केलेटन बोलते हैं, या तो वो हो सकता है जैसे अपनी बॉडी है, ह्यूमन बॉडीज में पूरा का पूरा ये एंडो स्केलेटन है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी जो बोन्स हैं वो आपकी विद इन दी बॉडी कवर्ड हैं। ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन्स जो है वो इसको कवर किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो हार्ड पार्ट होता है वो एक्सपोज्ड होता है और उसके अंदर पूरी की पूरी सॉफ्ट बॉडी होती है। जैसे आप स्नेल्स देखते हैं तो स्नेल्स के अंदर क्या होता है, उसकी पूरी की पूरी हार्ड पार्ट जो है ना वो बाहर होता है और उसके अंदर इसका सॉफ्ट ऑर्गन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी। जब मैं एक्चुअल स्केलेटन बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, उसका हार्ड पार्ट बाहर है, सॉफ्ट ऑर्गन उस हार्ड पार्ट के अंदर है। और जब एंडो स्केलेटन बोल रहा हूँ तो उसका जो हार्ड पार्ट है वो आपके सॉफ्ट टिश्यूज जो मसल्स हैं उससे कवर्ड है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो अपन एंडो स्केलेटन की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म बॉटम पे रह रहे हैं, प्लेक्टोन नेक्टोन तो आपके क्या होंगे, ओशियनिक वाटर में रहेंगे। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि ये पानी की सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म था, ये मान लो कि प्लैंक्टोनिक हैबिट का है,
तो प्लैंक्टोनिक हैबिट का होगा तो क्या होगा, ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि पानी मान लो कि ऐसे नीचे गया तो ये नीचे चला गया, पानी वापस ऊपर आया तो ये ऊपर आ गया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं कर सकता इधर से उधर खुद से। पानी इधर जाएगा तो ये पानी इसको इधर ले जाएगा, पानी इधर जाएगा तो पानी इसको इधर ले जाएगा, लेकिन ये एक्टिव स्विमर नहीं है, ठीक है। और जो आपके नेक्टोन्स होते हैं वो अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, एक्टिव स्विमर्स होते हैं, दे कैन स्विम अगेंस्ट द करंट डायरेक्शन, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना कि आपके प्लैंक्टन और नेक्टोन दोनों ही वर्टिकल मूवमेंट शो कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो एक्टिव स्विमर्स ही करेंगे अगेंस्ट द करंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा बेंथोस, अब जैसे मान लो कि ये मेरा वाटर सरफेस था, यहाँ पे मेरा ओशनिक बॉटम है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिजम्स बॉटम पे रह रहे हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो बॉटम के ऊपर एकदम चिपक के रहेंगे परमानेंट कि वो बॉटम पे चिपके हुए हैं, और कुछ होंगे जो वो बॉटम पे चल सकते हैं लेकिन रह बॉटम पर ही रहे, है ना। तो बॉटम पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होंगे, या तो वो बॉटम पे रहेंगे और चिपके हुए रहेंगे हमेशा के लिए, या फिर वो चलने फिरने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स है तो अपन बॉटम के टच में रहते हैं, बॉटम के ऊपर ही रहते हैं ना, ऐसा तो नहीं है बिल बना के रहते हैं। तो अपन क्या है कि चलने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वी कैन वॉक ऑन दी फ्लोर। तो इस तरह के जो बेंथिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, वेजाइल बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। वेजाइल वर्ड अपन यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ गया, ओहो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। कि जब आपके ऑर्गेनिज्म बॉटम पे रह रहे हैं और बॉटम पे रहते हैं और साथ साथ में मूवमेंट भी कर सकते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वेजाइल। और जब परमानेंट स्टिक हो जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सेसाइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉटम पे रहेंगे, एक बार यहाँ पे रह गए तो ये यहीं पे रहेंगे ज़िंदगी भर, ठीक है। और जो वेजाइल होंगे वो यहाँ पे भी रह सकते हैं, मूव करके यहाँ भी जा सकते हैं, फिर और कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बेंथोज आपके दो तरह के होंगे, बेंथिक वेजाइल और बेंथिक सेसाइल। तो कई बार जब इकोलॉजी अपन बोलेंगे तो उस टाइम पे बताएंगे, जैसे ब्रेकियोपोड्स हैं, तो ब्रेकियोपोड जो अपनी पेडिकल ओपनिंग के साथ में क्या होता है, हमेशा चिपके रहते हैं बॉटम के ऊपर। तो आपके ब्रेकियोपोड्स के लिए मैं बोलूँगा तो वो बोलूँगा कि दीज आर दी बेंथिक सेसाइल ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बोलते हैं, एक वर्ड और यूज में लेते हैं, एपिफोनल एंड इनफोनल। एपिफोनल एंड इनफोनल, ठीक है। अब जो आपने बेंथोस सेसाइल ऑर्गेनिजम्स की बात करी कि जो परमानेंट बॉटम पे चिपके हुए रह रहे हैं, स्टिक टू द बॉटम है, वो अब दो तरह के और हो सकते हैं, या तो वो बॉटम पे किसी तरीके से चिपके हुए हों, या फिर वो बॉटम के अंदर रह रहे हो। मतलब मान लो कि ये मेरी ओशन फ्लोर है, या तो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर चिपका रहेगा फ्लोर के ऊपर, या फिर क्या करेगा, ये बरोइंग एक्टिविटी करेगा, बिल बना के अंदर रहेगा, ठीक है। मान लो कि ये ऐसे इसने यहाँ पे अपने आप को अटैच कर लिया ओशन फ्लोर के ऊपर, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेट के अंदर रह रहा है। तो जब सब स्ट्रेट के अंदर रहता है तो इसको अपन बोलते हैं इनफोनल, विद इन दी स्ट्रेटा और या ओशन फ्लोर। तो ये आपका इनफोनल हो गया, और अबाउ दी ओशन फ्लोर रहेगा और चिपका हुआ, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपीफोनल, ठीक है। तो जैसे आप प्लेसिपोड पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं बोलूँगा कि जैसे ये आपका बेंथिक एपीफोनल है, ये आपका बेंथिक इनफोनल है। और जब बेंथिक इनफोनल और बेंथिक एपीफोनल है उसके बीच में अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो पहले लाइन आती है उसके अंदर साइनस बनता है, तो वो जितना डीप पर साइनस होता है वो उतना ही ज़्यादा डेप्थ में रहने वाला होता है, उतना ही वो इनफोनल हैबिट का होता है। तो ये चीज़ें फिर आपको समझ में आनी चाहिए कि हम किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ठीक है। इकोलॉजी समझने के लिए टर्मिनोलॉजी आपको बहुत काम आएगी। अब इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए कुछ और टर्मिनोलॉजी जैसे सेप्टा, सुचर, हिंज लाइन, कमीसर, यह टर्मिनोलॉजी बहुत बार यूज़ होती है। तो जैसे मान लो कि आपके पास में एक कमरा है, ठीक है, उस कमरे में आपने एक पार्टीशन डाल दिया, एक कमरा था, उस कमरे के अंदर आपने क्या किया, पार्टीशन डाल दिया। जैसे इस तरह का एक क्यूबिकल ब्लॉक था और इस क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर आपने कई सारे पार्टीशन डाल दिए, जैसे ये है, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या किया, ये एक पार्टीशन डाल दिया, एक क्यूबिकल ब्लॉक था, इसके अंदर आपने एक पार्टीशन डाल दिया। अब जब पार्टीशन डालोगे तो क्या होगा कि एक जो बड़ा चैम्बर था उसको आपने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब जैसे ये पार्टीशन आप डालोगे तो ये पार्टीशन क्या करेगा, ये जो वॉल थी इस कमरे की, इस वॉल के ऊपर यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो क्या करेगा, एक लाइन बनाएगा, लाइन ऑफ जंक्शन बनेगी, ठीक है। एक आप खुद सोच के देखो, जिस भी कमरे में आप बैठे हो उसमें आपने एक वर्टिकल पार्टीशन डाल दिया इस तरह का। अब वो पार्टीशन डालोगे तो आपकी सीलिंग के ऊपर भी टच करेगा और फ्लोर के ऊपर भी टच करेगा। तो जहाँ पे टच करेगा वहाँ पे क्या है कि एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगी, लाइन ऑफ जंक्शन बन जाएगा एक,
है ना। तो वो लाइन जो आएगी ना उसको अपन क्या बोलते हैं, सुचर लाइन बोलते हैं। अब ये सुचर लाइन स्ट्रेट होगी कि कर्व्ड होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके चैम्बर की शेप कैसी है और उस पार्टीशन की शेप कैसी है। मान लो कि आपकी चैम्बर की शेप है वो कर्व्ड है और आपने जो पार्टीशन डाला वो भी कर्व्ड है, तो आपकी जो सुचर लाइन आएगी वो क्या आएगी, कर्व्ड ही आएगी, है ना। लेकिन इस केस में दोनों ही प्लेनर हैं, तो दोनों ही प्लेनर दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन होगा तो आपके पास में क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जब अपन एक पर्टिकुलर चैम्बर को पार्टीशन से डिवाइड कर देते हैं तो जो पार्टीशन है वो उस चैम्बर पे जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे वो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगा, उसको आप क्या बोलते हैं, सुचर लाइन। और वो जो पार्टीशन है ना, जो एक कंप्लीट चैम्बर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेप्टा। जब एक ही चैम्बर हो, एक ही पार्टीशन होगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्टम। और जब बहुत सारे सेप्टम होंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेप्टा। तो ठीक है, सेप्टा क्या करता है, एक पार्टीशन है बेसिकली, जो एक बड़े चैम्बर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा आपकी बात आती है हिंज लाइन और कमिसर की। हिंज लाइन और कमिसर से समझने के पहले आप वाल्व समझना पड़ेगा कि वाल्व क्या होता है। ठीक है, जैसे अपने पास में नल होते हैं, टैप होती है ना, पानी अपन निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं, वॉल को एक सर्टेन डायरेक्शन में घुमाते हैं तो पानी आना चालू हो जाता है, और वापस सर्टेन डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो पानी आना बंद हो जाता है। मतलब कि वॉल जो है वो एक ओपनिंग की तरह काम करता है ना। तो ऑर्गेनिजम्स में वॉल क्या है, एक ओपनिंग की तरह काम करता है। जो भी एक्सोस्केलेटन वाले ऑर्गेनिजम्स है, जिनके सारा का सारा सॉफ्ट ऑर्गन है वो उस एक्सोस्केलेटन के अंदर रहता है, तो उसकी पर्टिकुलर ओपनिंग होती है जिसके थ्रू वो बाहर आता है सॉफ्ट ऑर्गन, उसको आप क्या बोलते हैं, उसका वाल्व बोलते हैं। तो वो वाल्व एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वो दोनों वाल्व एक दूसरे से एक जैसे आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और एक दूसरे के अनइक्वल भी हो सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो जैसे अपन ब्रेकियोपोड्स में बोलते हैं, तो ब्रेकियोपोड्स के अंदर जो दो वाल्व हैं वो दोनों एक दूसरे से क्या है, अनइक्वल है ना, बट वो इक्विलेटरल हैं। प्लेसिपोडा में जब आप बोलते हो तो दोनों इक्वल हैं बट इनइक्विलेटरल हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आने की। तो वॉल सिंपली क्या, एक ओपनिंग की तरह है। तो दो वॉल्व होंगे, मान लो कि एक वॉल्व ये है और एक वॉल्व ये है, दोनों वॉल्व पे ये पोस्टीरियर मार्जिन है और ये एंटीरियर मार्जिन है। ठीक है, ये एंटीरियर मार्जिन है, ये पोस्टीरियर मार्जिन है। ये वॉल है वो यहाँ आकर के मिला, तो जब मिलेगा तो एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगी। देखो यहाँ पे लाइन ऑफ जंक्शन बन रही है, तो जब पोस्टीरियर मार्जिन के ऊपर दोनों वाल्व मिलते हैं तो एक लाइन ऑफ जंक्शन बनती है। इस लाइन ऑफ जंक्शन को आप क्या बोलते हैं, हिंज लाइन। सिंपल, जब आपके दोनों वाल्व पोस्टीरियर मार्जिन पे आकर के मिलते हैं तो एक लाइन ऑफ जंक्शन बनती है जिसको आप क्या बोलते हैं, हिंज लाइन। और एंटीरियर मार्जिन के ऊपर जब दोनों वाल्व मिलेंगे और उसकी वजह से एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बने, लाइन ऑफ जंक्शन बनेगी, उसको आप क्या बोलेंगे, कमिसर। बस इतना सा ही खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इन्हीं चीज़ों को तोड़ मोड़ के इन्वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी में पढ़ते रहेंगे। बेसिक मीनिंग यही रहेगा पूरी की पूरी पैलेंटोलॉजी में। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं इन्वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।